सबसे पहले आप मुझे बताइएगा जब मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही हो। ब्लैंक स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अभी जो है वो हम आज के लेक्चर में क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद जो है वो हम सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे बात करेंगे। जो कि हमारे जो हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए या आपके पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से आप उन्हें जो है वो उनके साथ लिंक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है उसके बाद हम 18th अमेंडमेंट पे डिबेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसका क्या स्ट्रक्चर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल जो है वो अराउंड 280 आर्टिकल्स हैं। मैं भूल रहा हूँ कितने हैं, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ। अराउंड 280 आर्टिकल्स हैं हमारे टोटल। और ये जो 280 आर्टिकल्स हैं वो डिवाइडेड हैं 12 पार्ट्स में। जो हम बात करेंगे आगे कि कौन कौन से पार्ट्स में कौन से आर्टिकल्स हैं। और उसके अलावा जो है 5 स्केजुअल्स हैं। जो चीज़ें इन आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए या कुछ और चीज़ें जो उनसे लिंक करती हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो इन 5 स्केजुअल्स में दी गई है। तो अब बात करें उससे पहले जो है ये हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था। सब पहला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1956 में आया, उसके बाद 1962 में आया, और फिर जो है जो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो 1973 में प्रोमलगेट हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट में। जो इस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान जो है उसको फेडरेशन कंसिडर किया गया। और फेडरेशन में जो है 2 इंस्टीट्यूशन जो हैं मेजर पार्लियामेंट के, नेशनल असम्बली और सेनेट प्रपोज किए गए। इस जो पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली और सेनेट जो है इन दोनों को मिला के पार्लियामेंट कहा जाता है। इसमें जो है वो नेशनल असम्बली भी इंक्लूडेड होती है और सेनेट भी होती है। और इस फेडरेशन को जो है फेडरेशन का जो हेड है वो प्रेसिडेंट होता है। फेडरेशन का हेड ऑफ फेडरेशन। लेकिन ऑल एग्जेक्टिव पावर्स जो होती हैं, ऑल एग्जेक्टिव पावर्स आर एग्जीक्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर in the name of president। जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो इलेक्शन होता है वो सेनेट, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली, इन सारों के जो मेंबर्स होते हैं, सारों के, हाँ सारों के, ये सारे जो है वो वोट देते हैं प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है उसके लिए जो है वो सिर्फ नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो वोट देते हैं। उसके अलावा जो बात करें हमारे ये मेजर थोड़ा सा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आपको समझाया, उसके बाद आगे आर्टिकल्स में जब बातें होंगी तो कुछ और डिटेल्स में शेयर करता जाऊँगा। हमारे 280 आर्टिकल्स जो हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं वो मैंने आपको बताया 12 पार्ट्स में। सबसे पहला जो पार्ट है पार्ट 1, वो इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स हैं।
इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान है वो एक इस्लामिक कंट्री होगा, इसमें जो है वो इसकी बाउंड्रीज़ के बारे में बताया गया है, लॉ सबके लिए इक्वल होगा ये बताया गया है। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी 1949 में जो पास हुई 12 अगस्त 1949 और 12 मार्च, वो जो है उसको भी जो है इस इंट्रोडक्टरी जो पार्ट 1 है उसका हिस्सा बनाया गया है पार्ट 1 में। और उसके अलावा जो हाई ट्रीजन, जिससे जो कि आपको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ पे जो केस चलाया गया वो हाई ट्रीजन केस था आर्टिकल 6 में, वो भी जो है वो इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स में आता है। तो 5-6 चीज़ें इसमें आती हैं। पहला जो है वो बाउंड्री, फिर जो है वो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, उसके अलावा जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फिर जो लॉ है वो सब के लिए इक्वल होगा वो बात की गई है। उसके अलावा हार्ट रीजन की बात की गई है। तो ये इंट्रोडक्टरी जो आर्टिकल्स हैं वो 1 से 7 तक हैं पार्ट 1 में। ठीक हो गया। जो पार्ट 2 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का है। हमारे कुछ लेक्चर्स दरमियान में जब बात हुई थी तो मैंने आपको उसमें फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का डिफरेंस बताया था। आज फिर बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स वो आर्टिकल 8 से जो लेके 28 तक है। और फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिटीजन्स को प्रोवाइड करना। अगर स्टेट जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है तो वो अपने जो उसका जो फ़र्ज़ है वो अदा नहीं कर रही, और कोई भी सिटीज़न, कोई भी आदमी जो है उसे जाके अदालत में सू कर सकता है फेडरल गवर्नमेंट को। और उसके लिए जो है वो आप बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनमें आपको मैंने एक एग्ज़ाम्पल 25A की दी थी, राइट टू एजुकेशन। उसके अलावा 22 आर्टिकल 21, 22, 23 आपको बताया था, ये जो है वो मिनॉरिटीज़ के राइट्स को डील करते हैं, जिसमें बताया था कि कोई भी मिनॉरिटी है उसको कोई इंस्टीट्यूशन उसके मज़हब के अलावा उसके किसी दूसरे मज़हब की तालीम नहीं दे सकता उसकी मर्ज़ी के बगैर। उसके अलावा उनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी, जो कोई एक किसी मज़हब का आदमी है तो उसकी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होंगे वो उसी मज़हब के लोग ही उसको एडमिनिस्टर कर रहे होंगे। ये बात हुई थी। इसके अलावा जो है किसी भी कोई बंदा जिससे कोई टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है किसी मज़हब के नाम पे, तो वो सिर्फ उसी मज़हब पे ही खर्च होगा, किसी और मज़हब पे खर्च नहीं हो सकता है। उसके अलावा जो फ्रीडम आपको आर्टिकल 10 का मैंने नैब में जिक्र किया था, नैब वाले लेक्चर में, आर्टिकल 10A का, कि जो कोई आदमी आपको कोई भी कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसके अलावा कोई भी और आदमी है, वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है बगैर किसी रीज़न के। तो ये आर्टिकल उसमें बात की गई है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ असम्बली होती है, आप कहीं किसी जगह इकट्ठे हो सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट है अपनी मर्ज़ी से। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप किसी भी आगे पीछे किसी भी जगह हरकत कर सकते हैं बगैर किसी, आपको कोई रोक नहीं सकता। उसके अलावा फ्रीडम राइट टू इंफॉर्मेशन एक जो है वो आगे बात होगी, उसका भी आर्टिकल 19 है शायद, या 18 है, कि जिसमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट लोग कोई भी जो है ये फंडामेंटल राइट है जो हुकूमत से पूछ सकता है, उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो वो इस आर्टिकल के तहत ले सकता है। इसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इस तरह करके जो है ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो इनको पूरे नहीं करती है तो इसका मतलब है वो अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रही है, और उसको जो है वो अदालत में लेके जाया जा सकता है। उसके अलावा और भी आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 28 जो इसका आखिरी आर्टिकल है वो लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट, इनको प्रिजर्व करने की बात करता है कि किसी की कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है, कोई कल्चर है, तो उसको प्रिजर्व करना भी जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये फंडामेंटल राइट्स से ये पार्ट 2 में आते हैं। उसके अलावा जो पार्ट 2 में दूसरा हिस्सा है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको जो है, आल्दो वो गवर्नमेंट ने जो है वो उस पर काम करना है, लेकिन अगर उनका जो काम करना या उनको पूरे करना वो गवर्नमेंट की जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंडेंट है। अगर जो है वो उनके पास फाइनेंसेस नहीं है
तो वो अगर नहीं पूरे करती हैं तो कोई अदालत में उन्हें जाके चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने क्यों पूरे नहीं किए। तो फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। और हमने जब एहसास प्रोग्राम की बात की थी तो आर्टिकल 38D का हमने जिक्र किया था कि आर्टिकल 38D में जो आती है हेल्थ आती है, आपका फूड आता है, आपकी हाउसिंग आती है। तो एहसास प्रोग्राम का जो डॉक्यूमेंट था उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये जो आर्टिकल 38D जो गवर्नमेंट पे ऑप्शनल है कि वो अपने सिटीजन को प्रोवाइड ना करे या ना करे, अगर उसके पास पैसे हों तो वो दे, ना हो तो ना करे। गवर्नमेंट ने कहा एहसास डॉक्यूमेंट में कि हम कोशिश करेंगे कि ये आर्टिकल 38D को प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी से उठा के फंडामेंटल राइट्स में ले जाएं। इसका क्या मतलब होगा? फंडामेंटल राइट्स में चले जाने का मतलब ये कि अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी है कि ये उसको जो है उनकी उनकी लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ देना। उसके अलावा इस प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़ की बात की गई है, वुमेन्स राइट्स की बात की गई है, उसके अलावा मुस्लिम कंट्रीज़ या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है वो पीसफुल रिलेशंस कायम करने की बात की गई है। तो इस तरह करके जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर्टिकल जो है वो 29 से 40 तक जाते हैं। उसके बाद जो है वो हमारा जो पार्ट 3 आ जाता है। पार्ट 3 में जो है वो फेडरेशन की बात की गई। आपको किसी एक लेक्चर में मैंने फेडरेशन पे भी थोड़ी सी बात की थी, थोड़ी सी दोबारा से एक बार बात कर देते हैं उस पर। पार्ट 3 जो है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पे। फेडरेशन जो है वो गवर्नेंस का मैकेनिज्म है जिसमें जो है आपको पता है कि जैसा कि पाकिस्तान है वो डिवाइडेड है डिफरेंट प्रोविंसेस में। ठीक हो गया। हर प्रोविंस की अपनी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी। और इन सब पे जो है वो एक ऊपर फेडरल गवर्नमेंट होगी। एक ऐसा गवर्नेंस का मैकेनिज्म जिसमें जो है पावर्स जो होंगी वो डिवाइडेड होंगी प्रोविंसेस में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में इस तरह से डिवाइडेड होंगी कि कुछ पावर्स जैसा कि आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी हो गई, करेंसी हो गई, ट्रेड हो गई, इस तरह करके बहुत सारी ऐसी जो है वो पावर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। और प्रोविंस के पास जो है वो आपको बताया कि हेल्थ आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, क्या ये बहुत सारे इस तरह करके ना आर्टिकल्स आपके। तो जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड हैं पूरे हमारा जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में प्रोविंसेस के दरमियान और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान। और बहुत सारी ऐसी जो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे जो है वो दोनों जो फेडरल गवर्नमेंट होती हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं वो दोनों की लेजिस्लेशन होती है। उसमें पहले होती थी जिसे कंकरेंट लिस्ट कहते थे। कंकरेंट लिस्ट वो एक लिस्ट हुआ करती थी जिसमें वो बातें लिखी गई थी जिन पे प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट्स दोनों लेजिस्लेशन कर दिया करते थे। लेकिन 18th अमेंडमेंट ने क्या किया कि इस कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद जो है फेडरेशन पार्ट 3 में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को में कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रेसिडेंट की पावर्स बताया गया है। प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, उसका इलेक्शन कैसे होगा, उसके पास पावर्स क्या क्या होंगी। ये आर्टिकल्स जो हैं वो ये फेडरेशन में प्रेसिडेंट, आपको मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि जो फेडरेशन का जो हेड है वो प्रेसिडेंट ही है। लेकिन उस फेडरेशन को जो एग्जेक्टिव पावर जितनी भी हैं उसको चलाने वाली वो किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन पावर के जो एक्सरसाइज करता है वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट करता है।
सबसे पहले इस फेडरेशन में जो है वो प्रेसिडेंट की पावर्स बताई गई हैं। उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट का जिक्र किया गया, ये मेरे ख्याल में 41 से 49 तक आर्टिकल है। उसके बाद पार्लियामेंट का बताया गया कि पार्लियामेंट क्या होता है, उसमें जो मेंबर्स सेलेक्ट होंगे उनकी क्या कंडीशन होंगी, उनका इलेक्शन का क्या, इलेक्शन का तो अलग से है, लेकिन उनका जो क्या एज होगी, क्या क्वालिफिकेशंस होगी, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों की, पार्लियामेंट में आपको बताया कि दोनों चीज़ें आती हैं, नेशनल असेंबली भी और सेनेट भी। नेशनल असेंबली का मैंने बताया था आपको कि नेशनल असेंबली जो होती है वो आपकी जो उसमें जो लोग इलेक्ट होके आएंगे वो आबादी की बेसिस पे होते हैं, और 7,80,000 लोगों का एक हलका जो है उससे एक जो है वो नेशनल असेंबली की सीट आती है। और इस तरह करके जिस सूबे की जो है वो आबादी ज़्यादा होगी उसकी नेशनल असेंबली की सीटें ज़्यादा होंगी, इसलिए जो है वो पंजाब की सीटें सबसे ज़्यादा है, बलोचिस्तान की सीटें सबसे कम है। लेकिन सेनेट में ऐसा नहीं होता। सेनेट में क्या किया गया है कि सारे सूबों को जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। जितने बंदे पंजाब से इलेक्ट होंगे उतने ही जो हैं वो बलोचिस्तान से भी, सिंध से भी और केपी से भी। ठीक हो गया। अब इसमें जो है वो आर्टिकल प्रेसिडेंट के बाद इसमें पार्लियामेंट की बात की गई है, और उसके बाद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की बात की गई है। इसी में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की भी बात की गई है। फेडरल गवर्नमेंट में बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा उसको कैसे इलेक्ट करेंगे, उसको कैसे किया जा सकता है, इम्पीच तो नहीं होता, उसका क्या होता है, डिस्क्वालीफाई नहीं, क्या वर्ड होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके अगेंस्ट कैसे लाई जा सकती है, कैबिनेट जो है वो कैसे सिलेक्ट होगी, उसके कितने मेंबर्स होंगे, ये फेडरल गवर्नमेंट में बताया गया है, इस वाले हेड में बताया गया। उसके अलावा जो है आगे हम फिर पार्ट 4 में जाते हैं। पार्ट 4 जो है, जिस तरह अब आप एक वो बनाते जाएं, एक ये लाइन बनाते जाएं। सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन आया, इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो हमारे राइट्स की बात की गई, फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में। उसके बाद जो है वो फेडरेशन, और फेडरेशन के बाद प्रोविंसेस। पार्ट 4 में जो है वो प्रोविंसेस की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल जो है वो 101 से 140 ए तक बात की, और 140 ए जो है वो लोकल गवर्नमेंट को डील करता है। ये भी हम जब स्पेसिफिक आर्टिकल्स में आएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं तो ये मैं आपको लिखवा दूँगा। ये पार्टी जो पार्ट 5 है हमारा, अब जो इसमें इसमें सारी चीज़ें हैं। इसमें प्रोविंसेस में जो है वो गवर्नर की क्या पावर्स होंगी, प्रोविंशियल असेंबली जो है वो कैसे, प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो किन कंडीशंस पे इलेक्ट होंगे, कैसे इलेक्ट होंगे, गवर्नर्स की क्या पावर्स होंगी, ये सारी जो है वो ये प्रोविंसेस वाले हेड में बताया गया। पार्ट 5 जो है वो फिर इन जो है पहले फेडरेशन की बात हुई, फिर प्रोविंसेस की बात हुई, उसके उससे आगे आगे क्या बात हुई है कि इन फेडरेशन और प्रोविंसेस का आपस में क्या रिलेशन होगा, कैसे वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो वो पार्ट 5 में बात की गई है। बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरेशन, ये आर्टिकल्स जो हैं वो आर्टिकल 141 से 159 तक है। और इसी में जो है वो आपको पता है कि एनएफसी नहीं, एनएफसी तो अगले में आता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो है वो सारे सूबों की मेंबर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स उसके मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहा होता है, और फेडरेशन और प्रोविंसेस या बिटवीन प्रोविंसेस अगर कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट आ गया आपस में, या कोई ऐसा मसला सॉल्व करना है, तो वो जो अप्रोप्रिएट फोरम उसके लिए वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, सीसीआई जिसे कहते हैं। वो जो है वो इस पार्ट 5 में उससे रिलेटेड आर्टिकल है, आई थिंक 153 है शायद। उसके अलावा जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन, एक नहीं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी एक ऐसा ही फोरम है, एक ऐसा ही
कमेटी है जिसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर, फेडरेशन और प्रोविंसेस सब के मेंबरशिप होती है, और वो जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से जितने डिसीजंस होते हैं वो NEC में लिए जाते हैं। तो ये पार्ट 5 था। उसके बाद पार्ट 6 में बात करें। जो पार्ट 6 है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पे बात करता है। फाइनेंस की बात हुई है तो ऑब्वियसली जो है जिसका काफ़ी बार पहले जिक्र हो चुका है, NFC का, नेशनल फाइनेंस कमीशन का। थोड़ा सा मैं इधर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको भी आज फिर से। नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो NFC इसे कहते हैं। ये आर्टिकल जो है वो 160 है, ये 161 है। ये पार्ट जो है ये 160 से 174 आर्टिकल्स तक जाता है, और उसमें जो है एक नेशनल फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 160, और वो क्या बात करता है, वो बताता है कि किस तरह जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने जो फंड्स इकट्ठे करने हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने वो फंड्स जो है वो डिफरेंट टैक्सेस से कलेक्ट होंगे। वो टैक्स जो है वो GST जनरल सेल्स टैक्स है, वो कस्टम ड्यूटी है, वो एक्साइज ड्यूटी है, वगैरह वगैरह, रॉयल्टी, ये सारे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और जितना कलेक्ट करेगी पैसे उसमें से जो है वो 57.5% 57.5% जो होगा वो प्रोविंसेस के पास चले जाएंगे, और फिर वो जो 57.5 है वो फिर चारों प्रोविंसेस में डिवाइड हो जाएगा एक ख़ास प्रोपोर्शन के मुताबिक। वो ख़ास प्रोपोर्शन जो है उसके 4 फैक्टर्स हैं, आपको बता चुका हूँ पहले, फिर से बता देता हूँ। पहला फैक्टर जो है वो पॉपुलेशन है। सेकंड जो है वो कितना कोई रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उसकी बेस पे है। उसके अलावा जो है वो पॉवर्टी है या बैकवर्डनेस, और फिर इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक हो गया। तो ये नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है किस तरह से फंड्स जो हैं वो डिवाइड होने हैं सूबों और प्रोविंसेस के दरमियान, वो इस पार्ट 6 में बात की गई है, आर्टिकल 160 में बात की गई है। उसके बाद जो है वो हम जो पार्ट 7 है वो हमारा वो जुडिशरी को डील करता है। जुडिशरी जो है उसमें आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स वगैरह उनकी बात इसमें की गई है, और आर्टिकल जैसा कि 175 ए जो है वो जजों को किस तरह से सिलेक्ट करना है, कोई हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो किस किस प्रोसेस के थ्रू जो है उसकी सिलेक्शन होती है, कौन कौन करता है, कौन कौन मेंबर्स होते हैं उस कमेटी के, वो इस आर्टिकल में बात की गई है। उसके अलावा बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं, वो आर्टिकल 184 आपको पता होगा, जो सोमोटो वाला आर्टिकल है वो 184 है। उसमें बात की गई है कि फंडामेंटल राइट्स की कोई वायलेशन हो रही है या तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी डिस्क्रिप्शन से उसका नोटिस ले सकता है। तो वो आर्टिकल 184 है। फिर 185, 186 ये सारे जो हैं वो जो उसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी पावर्स की बात करती है। तो ये जुडिशरी के जो 175 से लेके जो है 212 तक ये सारे जुडिशरी पे आर्टिकल्स हैं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। इनमें जो है वो एक आर्टिकल 209 जो है इसका भी, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, ये जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आपको पता है कि वो एक बॉडी है जिसने जो है वो जजेस की अकाउंटेबिलिटी करनी होती है। जैसे काजी सईद ईसा का केस चल रहा था तो उसमें आर्टिकल 209 का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का बहुत जिक्र हुआ। तो वो भी इस वाले पार्ट में आता है। आर्टिकल जो है आगे पार्ट 8 की बात करें तो वो इलेक्शंस को डील करता है। इलेक्शंस कैसे होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके जो मेंबर्स हैं उनका क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, इलेक्शन कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे, इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, उसमें इलेक्शन जो हैं वो नेशनल असम्बली के भी हैं, सेनेट के भी हैं, प्रेसिडेंट के भी हैं, ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, इन सब के इलेक्शन उसमें आते हैं। और इनमें जो है जिसका आप अगर डॉन बहुत रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपको जो है वो आर्टिकल 226 का शायद जो है वो बहुत जिक्र हुआ होगा, सीक्रेट बैलेटिंग वाला, जब वो सेनेट के इलेक्शन हॉर्स ट्रेडिंग पे बात हो रही थी।
तो इस जो आर्टिकल है इस पे बहुत जिक्र हुआ, इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई। तो इस तरह करके जो है वो हमारा पार्ट 8 कंक्लूड होता है, जिसमें सारे इलेक्शंस की बात होती है। और पार्ट 9 जो है वो इस्लामिक प्रोविजंस, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है हमारे कहीं पास पेपर्स में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 1973 की जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं, तो वो जो है वो पार्ट 9 में बात की जाती है, और वो आर्टिकल्स जो हैं वो 227 से 231 तक है। उसमें बताया गया है कि उसमें जो हमारी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी इंस्टीट्यूशन है उसका जिक्र किया गया है, उसकी क्या पावर्स होंगी वो। उसके अलावा जो है वो इस जो इस कंट्री है पाकिस्तान के, उसके जो सिटीजन हैं उनकी लाइफ को इस्लामिक लाइंस पे लाने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने इकदाम करने, उस पर बात। उसके अलावा जो है वो कोई भी जो कोई भी आर्टिकल्स होगा, कोई भी लॉ होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, या उसका जो बाद में लॉ बनेंगे, कोई नया बिल आएगा, तो वो इस्लाम के जो है कंजक्शंस उनके अगेंस्ट नहीं हो सकता है। ये बात भी जो है इसी पार्ट 9 में इस्लामिक प्रोविजंस में की गई है। पार्ट 10 जो है वो एमरजेंसी पावर्स हैं। एमरजेंसी प्रोविजंस क्या होती हैं? कभी कोई वॉर आ गई है, कुछ ऐसी वॉर्स की सिचुएशन हो गई है, मार्शल मार्शल लॉ ना को जैसा कि किसी जो लाना इमरजेंसी गवर्नमेंट को लगानी पड़ती है किसी एक सूबे में, जैसा कि जो है पंजाब गवर्नमेंट में लगाई गई, या गवर्नमेंट जो है वो आपको याद होगा कि एक बार दूसरा कराची को गवर्नर फेडरल राज गवर्नमेंट अपने, गवर्नर राज भी इसे कहते हैं बिल्कुल, वो इसी इमरजेंसी प्रोविजंस में बात की। कराची के जब मसाइल बहुत ज़्यादा चल रहे थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म थी, तो उस वक्त एक डिबेट चली थी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कराची को अपनी जो है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले सकती है। वो किन आर्टिकल्स के थ्रू, किस लॉ के तहत ले सकती है, वो एमरजेंसी प्रोविजंस में आता है, उसका भी जिक्र इसमें किया गया। जो ये कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 232 से 237 गवर्नर राज। उसके अलावा जो है अगर किसी डिज़ोल्व करनी है, किसी प्रोविंस की जो है असेंबली को अचानक से जो डिज़ोल्व करना चाहे, नहीं वो प्रोविंसेस वाली बात है, वो इसमें नहीं है। पार्ट बेगम राज 11 जो है जी, जो वो डिज़ोल्व करना है ना असेंबली को, वो इमरजेंसी प्रोविजंस में नहीं लिखा गया। वो प्रोविंशियल असेंबली को डिज़ोल्व करने की बात प्रोविंस वाले पार्ट में की गई है, और नेशनल असेंबली की जो डिज़ोल्व करने की बात है वो पार्लियामेंट फेडरेशन वाले हिस्से में की गई है। पार्ट 11 जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किस तरह से किया जा सकता है, इसका भी हमने जो है वो प्रोविंस वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें जिक्र किया हमने कि किस तरह से जो है वो हमारा, अगर हमने कोई नया सूबा बनाना है, किसी भी एक सूबे की बाउंड्री को अल्टर करना है, इसका मतलब ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 238 और 239 में दिया गया। और पार्ट 11 पार्ट 12 जो है वो लास्ट है, उसमें जो है वो डिफरेंट मिसलिनियस चीज़ें हैं, कोई सर्विसेज स्ट्रक्चर, आर्म फोर्सेस पे बात की गई है, लैंग्वेजेस पे बात की गई है। आपको शायद 257 आर्टिकल है जिसमें लैंग्वेज की बात की गई है। इस तरह करके मिसलिनियस और बहुत सारी चीज़ें वो इसमें जिक्र किया गया। तो ये हमारा जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो एक स्ट्रक्चर आपको समझाया कि हमारी किस तरह से जो डिफरेंट फेडरेशन के पार्ट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके दरमियान जो है पावर्स डिवाइडेड हैं, किस तरह से हमारे राइट्स को जो है वो डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और किस तरह से फेडरेशन और प्रोविंसेस ने आपस में जो है वो आपस में इंटरेक्ट करना है, उसकी बात की गई है। उसके अलावा जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं हमारे, उनके बारे में बात की गई है। उसमें जुडिशरी की बात हुई, इसमें इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसमें बात की गई, फिर इस्लामिक प्रोविजंस की बात की गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किन किन इस्लाम की बातों का जिक्र करता है, और एमरजेंसी पावर्स प्रोविजंस की बात की गई, और अमेंडमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन किया जा सकता है उसकी बात की गई। ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर। होपफुली आपको सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली याद नहीं रहेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ याद रह जाए, यही पता है। अभी जो है सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे, जो हमारा बहुत ज़्यादा जो हमारा मीडिया है उसमें उनका जिक्र होता है, हमारे डिस्कोर्स में आती हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको पता है कि आर्टिकल 6 जो है वो
हाई ट्रीजन की बात करता है, और ये मुशर्रफ के केस में जो है इस पर बहुत डिबेट हुई। उसके अलावा जो है वो फंडामेंटल राइट्स खैर सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिस पे बहुत ज़्यादा बात होती है वो आर्टिकल 10 है। वो राइट टू लाइफ क्या लिखा हुआ है, राइट टू फेयर ट्रायल। पहले जो है वो आर्टिकल 10 जो है वो सेफ गार्ड टू अरेस्ट है, कोई आपको जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकता। और जब हम नैब का के उसके स्ट्रक्चरल फ्लॉज पे बात कर रहे थे, तब हमने बात की थी कि जो नैब है वो बगैर किसी सबूत के, बगैर कोई केस अदालत में जमा करवाए या उस पर जो है कुछ उसका प्रूव किए बगैर जो है 90 डेज तक उसको इनकारसरेट, उसको अरेस्ट कर सकता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। उसके अलावा इसमें और कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 19A जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको बताया मैंने। उसके अलावा जो है वो जब मिनॉरिटीज़ राइट्स की बात की गई तो वहाँ कोई भी सिटीजन है वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो रिलीजन अडॉप्ट करे, उसकी तबलीग करे। ये आर्टिकल जो है वो 20 बताता है हमें। फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजन, मिनॉरिटीज़ राइट्स में आप इस पे बात कर सकते हैं। 19A की जब बात होगी, मीडिया पे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें जिक्र कर सकते हैं। ये मिनॉरिटीज़ राइट्स 20 आर्टिकल से 23 तक जितने आर्टिकल्स हैं वो मिनॉरिटीज़ राइट्स की बात कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें, आर्टिकल जो है वो 25A जो है वो एजुकेशन की बात करता है, और इसका जो है वो आप सिंगल नेशनल करिकुलम पे क्वेश्चन आता है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी आता है तो ये राइट टू एजुकेशन, उस पर आप कोट कर सकते हैं इसे। उसके अलावा जो है आर्टिकल कौन सा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल वुमेन राइट्स आर्टिकल 32 है शायद, वुमेन राइट्स, वुमेन प्रोटेक्शन। आप फेमिनिज्म जेंडर स्टडीज़ में या वुमेन राइट्स पे, जेंडर इक्वलिटी पे कोई बात होती है तो आप इस आर्टिकल को कोट कर सकते हैं। कंफर्म कर रहा हूँ ये कौन सा आर्टिकल है। नो, आर्टिकल 34 है ये। आर्टिकल 34 जो है वो वुमेन पे बात करता है। उसके अलावा जो है वो मिनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन का जो है वो आर्टिकल 36 बात करता है। पहले मिनॉरिटीज़ राइट्स पे फंडामेंटल राइट्स में भी बात हुई है, आर्टिकल 36 जो है वो भी मिनॉरिटीज़ की बात करता है। तो ये आप मिनॉरिटी पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें लिख सकते हैं ये। फॉरेन पॉलिसी पे, दूसरे मुल्कों से रिलेशंस पे, उस पे जो है वो हमारा आर्टिकल 40 जो है वो आता है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम पूरी दुनिया के साथ जो जितने कंट्रीज़ हैं उनके पीसफुल रिलेशन रखेंगे। तो वो आर्टिकल 40 में बात की गई है, मुस्लिम्स कंट्रीज़ के साथ भी और दुनिया के साथ पीसफुल रिलेशंस के, ये आर्टिकल 40 में बात की गई है। उसके अलावा जो है वो आर्टिकल कौन से हो, आर्टिकल 62 63 जो है वो आपको पता है, डिस्क्वालिफिकेशन जो हुई थी नवाज शरीफ की, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की, तो वो आर्टिकल 62 63 पे बात हुई थी। थोड़े दिन पहले जो है वो किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि बजट जो है वो कैसे मंजूर होता है, तो वो आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 70 जो है वो कोई भी बिल हो जिसमें मनी की बात ना की, पैसों की बात नहीं ना की गई हो, तो उसका प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल 70 में है, एनी बिल। लेकिन अगर फाइनेंस बिल, मनी बिल है कोई, तो उसके लिए जो आर्टिकल 73 है। ये इसमें बात की गई है। उसके अलावा जो है जो बहुत ज़्यादा हमारे मीडिया, हमारी डिस्कशन में आता है, वो आर्टिकल 89 पावर टू ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स।
इसका भी बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है। हमारी एक ब्रेक डाउन था कि कितनी इस गवर्नमेंट ने 3 सालों में जो है वो कितने आर्टिकल जो हैं वो कितने ऑर्डिनेंसेस जारी किए, पिछली गवर्नमेंट ने कितने किए। उसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ का भी कंपैरिजन है कि उनमें ऑर्डिनेंस का कितना जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। तो पाकिस्तान जनरली जो है वो इंडिया से ज़्यादा ऑर्डिनेंस मेकिंग कर रहा था। ऑर्डिनेंस जो होता है वो क्या होता है कि जब भी जो है वो असम्बली पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रहा हो, आपको पता है कि बिल जो है या कोई एक्ट पास करना, बिल मंजूर करना, कोई भी लेजिस्लेशन मंजूर करना, वो किसने करना है? पार्लियामेंट ने करना है। लेकिन अगर जो है वो पार्लियामेंट सेशन उसका नहीं हो रहा है तो प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं, प्रेसिडेंट कि वो इस आर्टिकल 89 के मुताबिक जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करे और वो सेम उतनी ही उसकी अहमियत होगी जितना जो लॉ या बिल जो है एक्ट जो पार्लियामेंट के थ्रू आता है उस सेम पावर्स होंगी। इतना सा फ़र्क है कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो 18th अमेंडमेंट के बाद इन्होंने 120 डेज़ के लिए लिमिट कर दिया कि 120 दिनों के अंदर जो है वो कोई भी ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट ने प्रोमलगेट किया वो आप नेशनल असम्बली से जो है वो पास नहीं करवाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो नलीफाई हो जाएगा। तो ये आर्टिकल जो है वो 89 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स पे बात की गई है। उसके अलावा कौन सा है में आर्टिकल 140A जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स का जिक्र करता है। आप इस पे जो है वो अपने लोकल गवर्नमेंट वाले क्वेश्चन में जो है वो इसको कोट कर सकते हैं आर्टिकल 140A को। उसके अलावा जो है 175A आपको बता दिया कि जजेस को किस तरह से सिलेक्ट करना होता है, वो आर्टिकल 175A में बात की गई है, सिलेक्शन ऑफ जजेस। एक बड़ा जिस पे बहुत ज़्यादा जिक्र होता है आर्टिकल सो मोटो पावर्स का। सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो पावर्स आपको बता दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो बगैर कोई किसी ने दरख्वास्त दी है या नहीं दिया है किसी ने, वो अपनी मर्ज़ी से उसे लगे कि कहीं फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है तो वो जो है वो अपनी मर्ज़ी से उस पर एक्शन ले सकता है, कोई केस इनिशिएट कर सकता है, उसे सो मोटो पावर्स कहते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में आता है, वो आर्टिकल 184(3) है उसमें। उसके अलावा जो है सो मोटो पावर्स पे डिबेट बहुत होगी। और कौन सा 209 आर्टिकल आर्टिकल का आपको बता, जुडिशल काउंसिल ऐसी नहीं रही है कि वो इतना से निभा सके, तो उसके लिए जो है जुडिशियल काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जो इसको कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये जो जस्टिस काजी ईसा का केस था, काजी ईसा साहब का केस जो है उनमें जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ। उसके अलावा जो है वो कौन सा आर्टिकल एम है, आर्टिकल जो है वो 226 सीक्रेट बैलेटिंग, उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा बात हुई। और उसके अलावा सामने 227 से 231 ये आप सबको पता है। और ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल से होपफुली जो है आपको जो आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे अगर आपको इन आर्टिकल्स का पता है और आप उनको कोट करते हैं तो यकीनन जो है वो एग्जामिनर पे अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा और आपके मार्क्स पे फर्क पड़ेगा उससे। ये था जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। और अभी जो है वो जिसमें हम बात करेंगे वो 18। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं क्विकली। सर इस पर सवाल किस तरह करके आता है? जी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आप जो है अपने जो बाकी क्वेश्चन आते हैं उनमें किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट का क्वेश्चन आता है, आप लोकल गवर्नमेंट का आर्टिकल बताएं। आप कोई मुस्लिम रिलेशन अफगानिस्तान मिडल ईस्ट की बात होती है
आप जो है वो अपने आर्टिकल्स का जब साथ रेफरेंस देंगे तो वो आपके आर्टिकल, आपका जो आर्गूमेंट होगा वो ज़्यादा कोजेंट होगा और उनको ज़्यादा आपकी बात अच्छी तरह से समझ आएगी, नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। उसके अलावा जो है मिनॉरिटीज़ राइट्स पे बात हो, नैब पे बात हो, जितने भी मेरा ख्याल है हमने बहुत सारे एनएफसी की हमने रिसोर्सेज एलोकेशन की बात की थी, वो सारी जो है वो आप आर्टिकल्स को कोट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये एक नॉलेज बिल्डअप है, ये कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इस पे अलग से नहीं आता। ओके। इकरा बशीर। सर मैंने पूछना था कि आप ऑर्डिनेंस की बात कर रहे थे तो वो मुझे सुनाई नहीं दिया। ऑर्डिनेंस और लॉ में क्या फ़र्क होता है? ऑर्डिनेंस जो होता है वो जब आपको पता है कोई भी लेजिस्लेशन होती है वो पार्लियामेंट ने पास करनी होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी स्पेशल इमरजेंसी, कोई स्पेशल प्रोविजंस जब जो है वो नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, चाहे एक स्पेसिफिक सेशन चल रहा होता है जब लेजिस्लेशन होती है, तो उस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट के पास लॉ मेकिंग पावर्स होती है। वो ऑर्डर्स के थ्रू जो है वो कोई भी कोई लेजिस्लेशन पास कर सकता है और उसकी सेम इफेक्ट होगा जैसा कि पार्लियामेंट से पास किए हुए एक्ट का होता है, लेकिन उसकी लिमिटेशन होगी 120 डेज की। ठीक है, थैंक यू। सेल रजा। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 10 जो है वो हमें कहता है सेफ गार्ड टू अरेस्ट, लेकिन ये फिर क्या वजह है कि जिसको चाहती है पुलिस जब चाहती है अरेस्ट कर लेती है, जिधर से चाहती है उठा लेती है, और अगर रोड पे भी जा रहे हैं वहां पे भी आपको पकड़ लेती है जब उनका दिल करे, तो ये फिर क्यों है भाई? इसी पावर्स को जो है वो एक्सरसाइज करके जब वो ये क्या उसे कहते हैं बेले या कुछ इस तरह से एक पुलिस का नाम है, कि जब जो है वो आप अदालत के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इसने जो है वो बेलफ। बगैर किसी, हाँ, बगैर किसी रीज़न के जो है वो किसी को अरेस्ट किया है, थाने में रखा हुआ है, तो फिर वो अदालत जो है वो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो पुलिस इस तरह से किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है, तो फिर अदालत उन्हें जो है वो छोड़ने का हुक्म देती है और फिर उन पे केस भी जो है जो जो बंदा अरेस्ट हुआ है वो अगर उन पे केस करेगा तो उन पे प्रॉपर केस चलेगा, क्योंकि उन्होंने अरेस्ट किया, उन्होंने बगैर किसी लीगल प्रोविजंस के, बगैर अरेस्ट वारंट के उन्होंने किसी बंदे को उठाया है, तो वो वायलेशन है, उसके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है और फिर उन पे केस भी चलता है। तौकीर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस होते हैं, क्या ये फिर पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को अंडरमाइन नहीं करते? नहीं, ये जो हर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक जो होता है उसमें ऐसी इमरजेंसी प्रोविजन हर एक कंट्री में है, हर एक के कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, लेकिन उन जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स हैं उन पे लिमिटेशंस लगाना कि उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए, उसको इंश्योर करना चाहिए, लेकिन ऐसी प्रोविजन हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है। सर वो लास्ट टाइम मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से रिसेंटली ये नैब के शायद कोई केस में प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कोई आया था। काफ़ी सारे यार, एक नहीं है। यस, नैब नैब ऑर्डिनेंस। जी, जी तो जी। वो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को सर वो अंडरमाइन कर देते हैं, तो इसके लिए इसकी लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं फिर? रिस्ट्रिक्शन बता रहा हूँ आपको मेरे भाई कि ये लीगल, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसकी सोवरेनिटी को जो है वो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल उस वक्त होता है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन वो पावर देता ही ना। वो लॉफुल है, वो प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन उस पर लिमिटेशन ये है, एक तो वो इमरजेंसी कंडीशन में करनी चाहिए, उसका मॉरल प्रिंसिपल ये है, और लीगली उसका जो उस पर लिमिटेशन ये कि वो सिर्फ 120 डेज़ के लिए होगा। 120 दिन के बाद अगर वो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट पेश नहीं करती है, उसको पास नहीं करवाती है, तो वो फिर वो नलीफाई हो जाएगा। ठीक है सर। वैसे सर यहाँ तो वैसे मॉरल प्रिंसिपल्स के बेस पे तो नहीं होता वैसे। एग्जैक्टली हाँ, ये कुछ आपको पता है कि क्या उसे कहते हैं कि हमारी कस्टम्स होती हैं कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, कस्टम्स पे भी चलती हैं कि रिवायात होती हैं, लिखा हुआ कुछ नहीं होता, लेकिन वो हमारे पास है नहीं है ना, वो इतनी मॉरल स्टैंडिंग्स नहीं है हमारे हमारे कंट्री में, हमारी गवर्नमेंट में भी नहीं, हमारे लोगों में भी नहीं है बेसिकली। हाजरा। तो सर वैसे एक और क्वेश्चन था, तो क्या हम इस आर्ग्यूमेंट को इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं कि अगर जब हम पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे बात कर रहे हो
आप लिख सकते हैं कि पार्लियामेंट के उसकी जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स हैं उनको और ज़्यादा स्टिक करना चाहिए, ये आप आर्गूमेंट दे सकते हैं। थैंक यू सर। सर अगर हमें ब्लास्फेमी पे लिखना आ जाए तो फिर हम उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को मेंशन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जो मैंने आपको मिनॉरिटीज़ के राइट्स के बताए, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, फ्रीडम, वो जितने आर्टिकल्स 20, 21, 23 उन पे बात की गई है। उसके अलावा आर्टिकल 30 31 36 में और 31 में नहीं, 31 में नहीं, 36 में बात की गई है कि आर्टिकल 36 जो है वो मिनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन की जो है वो जिम्मेदारी देता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में, तो आप उनका बिल्कुल कोट कर सकते हैं।